Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. हेलो एंड वेलकम, नमस्कार। एक फिर नया सीरीज, एक फिर नया ग्रह और उसका विचार किया करेंगे। आपका सबसे चहीता एस्ट्रोलॉजर, नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, बट हम लोग हर टाइम देव गुरु कहते हैं बृहस्पति को। हम लोग जितना भी अच्छा शुभ काम होता है, हम लोग बोलते हैं भाई बृहस्पति कुंडली में अच्छा है, तो उसीलिए इतना अच्छा जातक बन रहा है। पर कभी हम लोग ये सोचे हैं, मिथुन लग्न, कन्या लग्न, बृहस्पति बाधक है, 7th हाउस का लॉर्ड बनता है और जो हमारा अच्छा करने का ग्रह वो फल विपरीत देते हैं या दे सकते हैं, बाधक माना जाते हैं। समय व्यक्त नहीं करेंगे, चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपका और हमारा सबका चहीता श्री सुनील पांडे जी से। सुनील जी नमस्कार जी, सबको मेरा प्रणाम। और आज हम लोग बृहस्पति के विषय में बातचीत होगी। ये कैसे फल करता है, किस प्रकार से फल करता है और किन किन भावों में किस तरह से होता है, गोचर में कैसे फल करता है, इस सब विषय पर बातचीत होना है। जरूर जरूर, सभी को मेरा प्रणाम। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। पुराणों में बृहस्पति को देव गुरु का स्थान दिया गया है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है, बृहस्पति को एज ए शिक्षक के रूप में लेते हैं। जैसे हम ये भी जानते हैं कि माता पिता सर्वप्रथम शिक्षक हैं। किसी भी बच्चे के, उसके लिए माता पिता सबसे पहले शिक्षक हैं, इसीलिए माता पिता को भी गुरु कहा गया है। लेकिन हमने इतिहास में हर जगह हमने देखा है कि गुरु विचारों की प्रेरणा देता है, समझाता है, उचित अनुचित में भेद करता है और श्रेष्ठ मति। बृहस्पति का मतलब, गुरु का मतलब श्रेष्ठ मति होना। और श्रेष्ठ मति के अगर हम इसी को श्रेष्ठ मत की प्रेरणा दें, अच्छाई की ओर हम आगे बढ़े, यही जो है गुरु का सबसे बड़ा रोल है। अब इसीलिए कुंडली में गुरु यदि शुभ हो, शुभ भाव में हो, शुभ भाव का स्वामी हो और अच्छे शुभ भाव में बैठा हो, तो जातक अपने जीवन में बहुत ही उन्नति और धन, यश, प्रतिष्ठा, विद्या, शिक्षा, हर क्षेत्र में उन्नति करता है। अब हम बृहस्पति का रंग पीत वर्ण है, सुंदर है। बृहस्पति शरीर जो है बृहद है और यह बृहस्पति कफ प्रधान है और विश्व के लिए वर्णी है। बृहस्पति अपने याचक को वांछित फल प्रदान कर संपत्ति तथा बुद्धि से संपन्न कर देते हैं।
मेरा एक चीज है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सद्बुद्धि है। अगर सद्बुद्धि है तो जीवन में आप सत्कर्म करेंगे, और सत्कर्म करेंगे तो परिणाम अच्छा होगा। तो बृहस्पति जो है ये सद्बुद्धि के देवता हैं, और ये सतो गुणी है। व्यक्ति में एक अच्छाइयां जो है भर देते हैं, हेल्प करने की क्षमता जो है भर देते हैं। और खास करके उस समय जब बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पे हो जाए तो पोषण की क्षमता जो है ज्यादा हो जाती है। इसीलिए सबसे उत्तम गज केसरी योग गज केसरी योग को मानते हैं कि जब चंद्रमा और गुरु का संबंध 1, 4, 7, 10 भाव में होता है तो यह योग जीवन में उत्तम फल करता है। भले ही दृष्टि नहीं है, लेकिन एक केंद्रीय इफेक्ट से चंद्रमा और बृहस्पति जो है जातक के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करके एक उच्च स्तर तक उसको ले जाते हैं। अब हम आते हैं कि मेरा जो अपना रिसर्च है कि 4 प्रकार के बुद्धि है। 4 प्रकार से, जैसे मतलब कि बुद्ध भी बुद्धि प्रदाता है, लेकिन बुद्धम बुद्धि प्रदातारम, बुद्धि प्रत्युत्पन्न बुद्धि का प्रतीक है। आइटवंश बुद्धि का प्रतीक जो है बुद्ध है। हमने ये भी देखा है कि मंगल मसिल्स का प्रतीक होने से मंगल यदि कुंडली में बलवान हो तो जातक के मस्तिष्क का आयतन बढ़ जाता है, और मस्तिष्क का आयतन बढ़ने से उसकी सूझबूझ की क्षमता बढ़ जाती है। तो यानी अगर मंगल ही बलवान हो तो उसमें सूझबूझ जो है भरी होती है। नंबर 3 पर आते हैं राहु। राहु का संबंध अगर जन्म लग्न या लगने से हो जाता है तो भी जातक के अंदर कूटनीतिक बुद्धि आती है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या वो देखते ही जान जाता है कि ये क्या भी बोल सकता है, क्या कर सकता है। लेकिन हालांकि राहु एक आध्यात्मिक ग्रह माना गया है, लेकिन वो उसी समय इंसान अपने बचाव में ही उसका इस्तेमाल करता है। अगर अन्य दृष्टि की स्थिति अगर अच्छी है या अन्य ग्रह की स्थिति अगर अच्छी है तो राहु अपने कूटनीतिक बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ बचाव में करता है। दूसरी चीज, नंबर हम चतुर्थ पर आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति में सूझबूझ की क्षमता के साथ साथ श्रेष्ठ मति होती है, उच्च विचार होता है। यह किसी भी थीम को समझता है और समझ करके उसको एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके फिर अपना रिजल्ट या परिणाम जो है देता है। इसीलिए बृहस्पति अगर उत्तम हो तो श्रेष्ठ मति होता है। और मैं तो एक चीज ये भी समझता हूं, जैसे ईश्वर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको श्रेष्ठ बुद्धि दे देते हैं, वो बृहस्पति के ही माध्यम से मिलता है। गुरु यदि कुंडली में अच्छा होगा तो मनुष्य धनी होगा, संपन्न होगा। गोचर में जब अनुकूल होगा, जब बृहस्पति वैसे तो मतलब चंद्रमा से 2, 5, 7 और 9 और 11वें भाव में अच्छा जाता है, तो गोचर में जब चंद्रमा से गुरु अनुकूल होगा तो धन संपदा बढ़ती है, या उस समय जातक का कोशिश प्रयास सफल होता है। अब आते हैं बृहस्पति के कारकत्व में। वाक्पटुता, व्याख्यान की शक्ति, संतति सुख, शारीरिक शक्ति, वाणी, दूरदर्शी होना, सत्य असत्य में अंतर करना, क्या सत्य है क्या असत्य है इसमें अंतर करने वाली बुद्धि, मंगल कार्य, धार्मिक कार्य, शिक्षा, ज्ञान, सद्गुण, बड़ा भाई, तपश्चर्या, दान, धर्म, परोपकार, न्यायाधीश, बैंकिंग मतलब जो फाइनेंस के सेक्टर में बृहस्पति का रोल है, सम्मान, दया आदि पर गुरु का अधिकार है। गुरु मनुष्य को अज्ञान से दूर कर सद्गति की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इसीलिए देखिए गुरु की 2 राशियां हैं, धनु और मीन राशियां हैं। तो दोनों ही राशियां द्विस्वभाव हैं, इनमें चर और स्थिर दोनों के ही गुण है। तो बृहस्पति, इसका मतलब ये हुआ कि बृहस्पति जो है जातक में चर और स्थिरता दोनों ही शक्तियों को जो है प्रदान करता है।
चर का मतलब है कि गतिशील होना, दैनिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रभाव को डालने की क्षमता बृहस्पति में है। और जैसे बृहस्पति जो है शांत रहता है, परंपरागत विचार वाला, प्राचीनता प्रिय, और कुछ लोग तो मतलब रूढ़िगत विचार वाले भी होते हैं, ऐसा मतलब बृहस्पति का रोल होता है। लेकिन दोनों ही चीजों में, अब देखिए दोनों में अंतर है। एक तो धनु राशि अगर हम देखें तो अग्नि तत्व की है, और मीन राशि जल तत्व की है। हालांकि बृहस्पति का अपना जो है स्वभाव उसका अग्नि तत्व का है। तो जैसे आग जब जहां लगती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, उसी प्रकार से बृहस्पति अगर धनु राशि में है तो सबसे ज्यादा शुभ फल करता है, क्योंकि वो अपना जो है अग्नि तत्व तो अपनी जो है इफर्ट उसका बढ़ जाता है, उसके अंदर क्षमता जो है आ जाती है। लेकिन एक चीज और है कि अगर धनु राशि में या किसी शुभ राशि में बृहस्पति की तभी सार्थकता है जब जातक का आध्यात्मिक हो जाए, धार्मिक हो जाए। तो जैसे ही जातक आध्यात्मिक और धार्मिक हो जाएगा तो बृहस्पति के शुभ फलों को वो वृद्धि पाएगा। मतलब कि आध्यात्मिकता के राह पे चलने पर, परोपकार के राह पे हम जब चलते हैं तो उस समय जो है बृहस्पति सबसे शुभ फल देता है। बृहस्पति को जो है कर्क राशि में उच्च का मानते हैं और मकर राशि में नीच का मानते हैं। अच्छा, हमारा एक चीज अनुभव है कि जब धनु लग्न पड़ती है, धनु लग्न होगी तो बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर के उच्च का होगा। एक चीज में रिसर्च है कि जैसे वो 8वें भाव में उच्च का इसीलिए होता है कि जातक आध्यात्मिक स्वभाव से अच्छा, संस्कारित, और इसीलिए जाकर के 8वें भाव में, इसीलिए धनु में जिसकी भी लग्न होगी 8वें भाव में उच्च का होने का यही अभिप्राय है कि उसके अंदर आध्यात्मिकता तो होगी, और वह जातक अपने शुभ कर्मों के द्वारा, लोगों के हेल्प के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। नीच का बृहस्पति के विषय में हमने ये देखा है कि नीच का होने पे थोड़ा सा संकट तो आता है अवश्य, लेकिन अगर नीच भंग राजयोग हो तो बृहस्पति जो है 31 साल के बाद उसका आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे आध्यात्मिकता बढ़ती जाती है वैसे आर्थिक और भौतिक दोनों ही मतलब की संपदाएं भी बढ़ती जाती है, अगर नीच का हो और नीच भंग हो रहा हो। बृहस्पति का एक चीज है कि आध्यात्मिकता के अंदर अंकुर अगर उगने लगे तो वैसे ही परिस्थिति में अपने सुभत की पराकाष्ठा पर होता है। बृहस्पति की दृष्टि जो है पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और नवम भाव पर होती है, तो इसीलिए सबसे ज्यादा सुफलप्रद बृहस्पति दिग्बली लग्न में होता है। जब भी बृहस्पति जन्म लग्न बैठेगा तो पंचम से जो है पंचम स्थान को, भाग्य स्थान को और पत्नी स्थान को देख करके सबको सुभत्व प्रदान करता है। बृहस्पति को 30 वर्ष का वयस्क पुरुष मानते हैं, और क्योंकि जो है असली जो उन्नति है, असली जो आगे बढ़ना है या असली जो जीवन में एक ग्रोथ है वो 30 वर्ष के बाद ही होता है। तो 30 वर्ष की आयु का बृहस्पति या उसके बाद का बृहस्पति अच्छा फल करता है। बृहस्पति जो है संतान का भी प्रतीक है, स्त्री के लिए उसका पति का प्रतीक है, और बृहस्पति गुरु होता है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता है। अगर किसी के कुंडली में बृहस्पति बढ़िया है तो निश्चित है कि उसके जीवन में ऐसा मतलब गुरु मिल जाएगा जो कि उसको उसकी विचारों में प्रेरणा भर करके दशा और दिशा को बदल सकता है। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रगुप्त के गुरु आचार्य चाणक्य जी थे, और उन्होंने इतना ऊर्जा, साहस और बुद्धिमत्ता मतलब अपने शिष्य में भर दिया था, जो कि एक इतिहास में अलग स्थान रखते हैं। और सिकंदर जैसे वीर को मतलब कि उनका रथ रोकने वाले चंद्रगुप्त ही थे। तो इसलिए जीवन में गुरु का बहुत ही महत्व है। गुरु अगर चाहे तो कुछ भी
कर सकता है। योग्य अगर शिष्य मिल जाए तो फिर उसके लिए तो और भी आसान हो जाता है। नंबर 2 पे हम आते हैं, बृहस्पति सतो गुणी प्रधान है। इसमें हर प्रकार के गुण है, हर प्रकार की अच्छाइयां हैं। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति सबका पालन करता है, पोषण करता है, और लेकिन उसके अंदर एक जो दोष होता है, एक अहंकार होता है, अच्छाई का अहंकार होता है। और यही चीज जो है, सतोगुणी 3 प्रकार के हैं गुण, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तो अगर यही गुण हट जाए तो फिर आदमी का मोक्ष हो जाता है। तो सारा कुछ अच्छा होने के बाद भी ऐसा ईगो एक समस्या होती है। लेकिन अगर ईगो को हटाया जाए तो जैसे जो है कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। तो जब तक मतलब अहंकार था तब तक हरि नहीं थे, और अब हरि है तो अहंकार, मतलब कि अहंकार हट गया तो हरि आ गए तो अहंकार हट गया। तो हमारा मतलब है कि सारी अच्छाइयां होने के बावजूद भी वह अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। और इसके लिए जो है, अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में हम आते हैं तो जैसे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन जो है पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि जो इंसान योग की ओर बढ़ा लेकिन वो बढ़ नहीं पाया तो क्या वो छिन्न भिन्न बादलों के जैसे नष्ट हो जाता है? तो भगवान जो है अर्जुन से कहते हैं नहीं, वो नष्ट नहीं होता है। हमारी ओर बढ़ा हुआ कोई भी कदम कभी नष्ट नहीं हो सकता है। वह स्वर्गादि सुखों को भोगता है और फिर जो है धरती पर किसी उच्च कुल परिवार में जन्म लेकर के आगे की अपनी यात्रा पूरी करता है। तो थोड़ा सा मोक्ष में केवल अंतर है, सतोगुणी होने के बावजूद भी मोक्ष में थोड़ा सा अंतर है। तो वो चीजें अगर हम अनवरत अध्यात्म और अच्छे गुरु के संपर्क में रहेंगे तो वो चीजें, वो मुश्किलें दूर हो सकती हैं, और इंसान का जो, हर जीव का जो उद्देश्य है मोक्ष, उसकी ओर हम बढ़ सकते हैं। तो देखिए, आज गुरु शंकराचार्य भी यही कहते हैं कि चाहे 1000 जन्म बीत जाएं, लेकिन अविद्या की गांठ को खुद खोलना पड़ता है। और इस, आप अगर एक चीज आप देखें कि 2 बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं, एक ही हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके भाग्य में तो अंतर बचपन से हो जाता है, क्योंकि एक के माता पिता बहुत अच्छे हैं, विकसित हैं, एक के माता पिता उतने अच्छे नहीं है। इसका मतलब है कि किसी न किसी, कहीं न कहीं पूर्व जन्म का संबंध है। और हमारा हिंदू धर्म शास्त्र भी जो है पूर्व जन्म को मानते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा सत्कर्म का स्थान देना चाहिए और ऐसे कर्म करना चाहिए कि जन्म जन्मांतर बदल जाए। तो अगर पत्री में बृहस्पति बढ़िया है तो ये फल उसको ऑटोमेटिक मिल जाता है। और जैसे बृहस्पति से बनने वाले योगों में हम देखें, गज केसर योग के बारे में मैंने आपसे बताया, सबसे उत्तम योग है। उसी प्रकार से सकट योग बनता है। सकट योग चंद्रमा और बृहस्पति के 6ठे 8वें के संबंध से बनता है। और इसमें मैंने ये देखा है कि जातक में क्षमता होती है, परिश्रमी होता है, लेकिन उसको जो है, जो परिणाम जब मिलता है, जैसे वो मेहनत खूब करता है, लेकिन मेहनत के अनुसार जो भौतिक परिणाम है उसको मिलने में परेशानी हो जाती है। अच्छा, बृहस्पति अगर 1, 4, 7, 10 भाव में स्वराज का हो या उच्च का हो तो जो है हंस नामक योग बनता है। जैसे हंस का एक है कि वह जो है दूध और जल को अलग कर देता है, उसी प्रकार से बृहस्पति प्रधान व्यक्ति जो है सत और असत, सच्चाई और झूठ को अलग कर देते हैं। ये हंस योग की विशेषता है। और बृहस्पति जो है भौतिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक सुख दोनों ही देता है। अब आते हैं हम बृहस्पति के गोचर पर। गोचर में वैसे तो चंद्रमा से दूसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां अच्छा होता है, ये तो सभी जानते हैं और हर जगह लिखा भी है। लेकिन हम पर्सनल अगर अनुभव भी अपना हम बताएं तो जन्म लग्न में भी बृहस्पति अगर राशि में भी बैठा हुआ है तो भी वो अमूमन अच्छा ही रहता है, उसका कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे यहाँ तक हमने 6ठे में भी देखा है, 6ठे भाव में भी जब बृहस्पति बैठता है
तो वो ग्रोथ के लिए तो अच्छा होता है, क्योंकि उसकी 5वीं दृष्टि दशम पर होती है। ग्रोथ के लिए, विकास के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन रोग शत्रु आदि के लिए अच्छा नहीं होता है। आठवें भाव में बृहस्पति, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होती है, तो 8वें भाव का बृहस्पति भी धनदायक होता है। परंतु यही चीज जो है रोग और इन सब के लिए 8वां का बृहस्पति भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक चीज हमने देखा है कि बृहस्पति अगर भाग्य का स्वामी होकर के 8वें बैठ जाए, जबकि अमूमन ऐसा है कि भाग्य का स्वामी 8वें बैठ जाए तो भाग्य की हानि करता है, लेकिन ये अपवाद स्वरूप मेरा जो अध्ययन है, मैंने कहीं पढ़ा है, देखा है, और लोगों की पत्रियों में से देख करके मैंने हमने किया है कि भाग्य का स्वामी होकर के गुरु यदि 8वें बैठ जाता है तो वो अच्छा परिणाम करता है। ये अनुभव की बात है, और लोग अपनी पत्रियों में ऐसा जिनके हो वो देख सकते हैं। तो अभी हम जो है दसम, हाँ, चंद्रमा से जब 10वें जाता है गुरु, तो मैंने सबसे हानिप्रद हमने देखा है। और ये जिसका व्यवसाय है उसके व्यवसाय में दिक्कतें आती हैं, व्यवसाय है जिसका उनको ज्यादा परेशानी होती है, बाकी जिनका मतलब जॉब है उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, या जो राजनीति में है उनको भी कोई ज्यादा नहीं दिक्कत होती है, बट व्यवसाय में जिनका व्यवसाय है उनको दिक्कतें होती है। 11वां तो बृहस्पति चंद्रमा से अच्छा होता ही है, बाकी द्वादश भी कोई अशुभ नहीं है, वो भी जो है उसमें आपके तीर्थ यात्राएं होंगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, क्योंकि द्वादश भाव व्यय का भाव है, और वहां पे बृहस्पति बैठ करके अच्छे कार्यों में व्यय कराता है। तीसरे और चतुर्थ में भी लगभग वो मध्यम फलकारक होता है। अशुभता अगर है तो वो मेरा जो अपना अनुभव है कि 6ठे और 10वें, खास करके 10वें। यदि गुरु चंद्रमा को और शुक्र को दोनों देखता है तो जातक को भावनात्मक कंट्रोल होता है। शुक्र पर जब दृष्टि पड़ जाती है गुरु को कि तो उसके अंदर अच्छाइयां, सद्गुण बढ़ जाते हैं, क्योंकि शुक्र एक जो है एक प्रकार से भोगकारक ग्रह है, अशुभ ग्रह है, अशुभ तो नहीं कहेंगे, भोगकारक ग्रह है। और जब बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ जाएगी तो यानी कि भोगों को आप एक उचित तरीके से आप जो भोगेंगे, एक सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसीलिए चंद्रमा और शुक्र जब दोनों पर जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो इंसान जो है हृदय से साफ होता है, और वह अपने परिवार, अपने देश समाज का पालन करता है। अच्छा, एक चीज मैंने और भी देखा है कि जैसे गुरु शुक्र की युति अगर हो जाए पत्री में, तो ये भी एक अच्छा राजयोग है, क्योंकि ऐसा इंसान अपने परिवार को बहुत ही प्रेम करता है। और वो भी अगर जो है दूसरे और 7वें भाव में हो जाए तो और ही ज्यादा उसका जैसे कि प्रेम बढ़ जाता है। हाँ, एक चीज और है, जैसे अकेला बृहस्पति है, अकेला जैसे कि बृहस्पति इसी भी जगह हमने देखा है कि अमूमन वो नुकसान पहुंचाता है, लेकिन अगर उसके साथ किसी के अच्छे ग्रह की युति हो, जैसे एकादश भाव में, एकादश भाव में अगर अकेला बृहस्पति है तो थोड़ा सा वो दिक्कत करेगा, धन थोड़ा सा लेट होगा या देर से होगा, या परिश्रम परिणाम उतना नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो किसी अन्य ग्रह या शुक्र या शनि के साथ जैसे कि युति कर लेगा तो उसका फिर अच्छा परिणाम होगा। तो जैसे मंत्र एवं गुरु पर जितना ज्यादा विश्वास होगा, जिस मनुष्य का जितना ज्यादा अपने मंत्रों पर विश्वास होगा या अपने गुरु पर विश्वास होगा, उतना ही ज्यादा उसको अच्छा परिणाम मिलेगा। और जैसे हम एक चीज ये भी हम कहेंगे कि जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो केवल डॉक्टर के पास जाने से ही आपका समस्या का हल नहीं हो जाता है। डॉक्टर जो मेडिसिन लिखता है उसको खाने से, उसको जो उसका परहेज है उसको करने से तभी जाकर के अच्छा परिणाम मिलता है। इसीलिए जब भी कोई इंसान किसी ज्योतिषी के पास जाए तो जरूर उसकी जो रेमेडी है, जो उपाय है, जो उसके क्या क्या आपको काम करना है, क्या नहीं करना है, ये जो भी वो बताए उसको करने से ज्यादा जो है फायदा मिलता है। अब हम आते हैं कि बृहस्पति जो है किस भाव में कैसा फल करता है, एक एक भाव को हम लेते हैं।
प्रथम भाव तो बृहस्पति का अपना स्थान तो है ही है, दिग्बली तो वहां पे हो ही जाता है। धन के 3 काम है, दान, भोग और नाश। अगर दान नहीं होगा, भोग नहीं होगा तो नष्ट तो हो ही जाएगा। तो सबसे सबसे प्रथम फल दान का है। तो बृहस्पति अगर जन्म लग्न में बैठा है तो ऐसा इंसान धन का दान करता है कि किसी अनाथालय में या किसी न किसी रूप में वो अपने धन का सदव्यय करता है। और उसकी सोच अच्छी होती है, विचार अच्छा होता है, जातक सुंदर, साहसी, बलवान होता है। सबसे शुभ फल जो मेरा अपना अनुभव है कि जन्म लग्न का गुरु देता है। द्वितीय भाव में हम आते हैं तो द्वितीय भाव का जो है बृहस्पति वाणी मधुर होती है, सबसे बड़ी बात। और ज्योतिषी, अगर कोई ज्योतिषी है तो उसके द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा है तो बहुत ही आगे जाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अष्टम भाव पर होती है। आध्यात्मिकता और वाणी के द्वारा वह किसी को ही प्रसन्न कर लेता है। हाँ, अच्छा, ये भी बात है कि परिवार का है भाव, तो परिवार की पालन के लिए, उन्नति के लिए वो काम करता है। तृतीय भाव का जो है बृहस्पति जातक को भ्रमणशील बनाता है, वो उसकी यात्राएं होती रहती हैं और छोटे भाई बहनों का ध्यान भी रखता है। और गूढ़ार्थ, किसी भी चीज को शीघ्र समझने वाला होता है। बहुत तीव्र उसकी बुद्धि होती है और बहुत ही तेजी से किसी भी चीज को समझ लेता है। लेकिन मैंने बहुत बार हमने ये भी देखा है कि तृतीय भाव का बृहस्पति अगर हो और उससे कोई छोटा भाई हो तो थोड़ा उसको पीड़ा हो जाती। हमेशा ऐसा नहीं है, किसी पत्री में हमने देखा है कि उसका छोटा भाई पीड़ित होता है या छोटे भाई को कहीं न कहीं दिक्कत होती है। ऐसा मैंने मुश्किल से 10 से 15% जो जन कुंडलियों में ऐसा हमने देखा है। चतुर्थ भाव में अगर बृहस्पति बैठा हो तो माता का स्थान है चतुर्थ, माता का उसको स्नेह मिलता है, वाहन सुख मिलता है, धन का सुख मिलता है, पढ़ा लिखा और संस्कारित होता है और जातक का जो जीवन है बहुत ही अच्छा और संतोषमय बीतता है। हाँ, लेकिन इतना ध्यान मतलब रहे कि बृहस्पति पीड़ित नहीं होना चाहिए। पीड़ित अगर अच्छी दृष्टि में है, अच्छे अस्त नहीं है तो उसका फल अच्छा होता है। 5वां भाव में अगर अकेला है बृहस्पति तो प्रथम संतान बेटी होती है, उसके बाद की जो संतान होने में कहीं न कहीं समस्या आती है। लेकिन ऐसा जो है इंसान बहुत ही शिक्षित होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है, नीति शास्त्र में उसकी रुचि होती है या जो है वकालत, जज आदि के पेशे में जो है आगे बढ़ता है। 6ठे भाव में बृहस्पति हो तो जातक दुर्बल होता है, स्वास्थ्य में उसको कहीं न कहीं समस्या रहती है, परंतु 6ठे भाव से 5वीं दृष्टि दशम पर होने पर वह अपने अल्टीमेटली अंततः संघर्ष करके अपने उद्देश्य में सफल होता है और अपने जिस भी मतलब क्षेत्र में है उसमें विकास करता है। 7वां, यदि पत्री में 7वें भाव में बृहस्पति है तो जातक अपने परिवार को सम्मानित बनाता है। जातक ऐसा काम करता है कि उसके द्वारा उसके परिवार के लोग जाने जाते हैं और उसको अच्छे गुण वाली सुशील पत्नी मिलती है और माता पिता दोनों का स्नेह मिलता है उसको। 7वें भाव का भी बृहस्पति बहुत ही अच्छा फल करता है। 8वें भाव में अगर बृहस्पति है तो 8वां भाव अध्यात्म का है, मृत्यु का है, रहस्य का है, तो अल्टीमेटली धार्मिक होता है, रहस्यवादी होती है, उसकी बुद्धि में गूढ़ता होती है और धर्म का विषय ही गूढ़ता है, ज्योतिष का विषय ही गूढ़ता है, ज्योतिष आदि में रुचि होती है। और एक चीज होता है कि अंतिम जीवन है उसका सुख में बीतता है या जीवन का अंतिम समय उसकी जानकारी में अच्छा बीतता है और अच्छे से उसका अंत समय बीतता है। ऐसा अष्टम भाव की बृहस्पति का फल होता है। भाग्य भाव में अगर बृहस्पति है तो जातक धार्मिक होता है, तीर्थ यात्रा करता है, पुण्य कर्म करता है और उच्च अधिकारी बनता है।
उच्च अधिकारी, उच्च पद प्रतिष्ठित और गुणी और परमार्थी होता है। ये बृहस्पति का अपना स्थान है, अपना बृहस्पति भाग्य का कारक है। बृहस्पति जो है द्वितीय, पंचम और भाग्य का कारक है। यहाँ पे बैठ करके, खास करके भाग्य में बैठ करके गुरु बहुत ही सुफल और अच्छाइयां जातक में भर देता है। दसम भाव का जो बृहस्पति है, अगर ये शुभ हो, शुभ दिष्ट हो, अस्त ना हो, तो ऐसा जो है जातक उच्च प्रतिष्ठित होता है, राजनीति में वो बहुत ही सफल होता है और उसके घर पे बहुत से लोग भोजन करते हैं, यानी कि उसकी पद प्रतिष्ठा जो है बहुत ज्यादा होती है और परमार्थी और सुखी होता है। एकादश भाव का बृहस्पति जो है विशेष सुफलप्रद होता है। एकादश भाव जो है बड़े भाई का होता है, उसको बड़े भाई का मिलता है सुख और प्रचुर मात्रा में धन मिलता है। लेकिन अगर ये अकेला हो तो कहीं न कहीं एकादश में समस्या उत्पन्न करता है, देर से मिलती है सफलता। लेकिन अगर यहाँ पे एकादश में किसी ग्रह के साथ हो, खास करके शनि या चंद्रमा आदि के साथ हो, तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलता है। द्वादश भाव का बृहस्पति, द्वादश भाव व्यय का है और बृहस्पति की अंतिम, जैसे कि अगर हम मेष राशि से देखें तो 12वीं राशि का स्वामी भी बृहस्पति होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्वादश भाव व्यय का है, मोक्ष का है। तो अगर द्वादश भाव में बृहस्पति शुभ है, शुभ दिष्ट है, तो जातक धार्मिक तो होगा ही, वह ऐसे काम करेगा कि उसका मोक्ष संभव है या उसका जो है आध्यात्मिक उन्नति करके अपने एक अच्छे स्थान पर एक यश प्रतिष्ठा मिल सकती है। तो ये तो बृहस्पति का मतलब भाव की बात हुआ, किस भाव में कैसा जो है फल करेगा। अब हम आते हैं कि बृहस्पति जो है दशा के रूप, बृहस्पति की दशा। अब जैसे आपने स्टार्टिंग बताया कि जैसे मिथुन लग्न के लिए, कन्या लग्न के लिए जैमिनी ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति सप्तमेश होने से बाधक ग्रह होता है। अच्छा, लघु पराशरी होरा शास्त्र में ये बताया गया है कि बृहस्पति सबसे चूंकि शुभ ग्रह है और उसमें ये चीज है, शुभ ग्रह अगर केंद्र के स्वामी हुए तो अपना शुभत्व खो देते हैं। यानी कि बृहस्पति अगर सप्तमेश हो गया तो इसका मतलब वो अपना शुभत्व खो दिया। और इन दोनों लग्नों में, मिथुन और कन्या लग्न में, दो केंद्र का स्वामी भी होने से उसे केंद्राधिपत दोष लग जाता है, बाधक भी है, केंद्राधिपत दोष भी लग गया है। तो इसलिए बृहस्पति की इन दोनों लग्नों में दशा जितनी अपेक्षित है उतनी अच्छी नहीं जाती है। हाँ, लेकिन अगर वो जैसे भाग्य में बैठ गया, पंचम में बैठ गया, एक प्रकार से राजयोग जैसे बना लिया, तो उस स्थिति में, या एकादश में बैठ गया तो उस स्थिति में अच्छा परिणाम देता है। अब एक चीज मैंने ये भी हमने देखा है कि मिथुन लग्न में या कन्या लग्न में जब गुरु सप्तम भाव में बैठ जाता है तो जाहिर बात है कि उसकी दशा में तो उन्नतियां होती हैं, मैंने अनुभव में देखा है, लेकिन उसको हेल्थ की समस्याएं दिक्कत हो जाती है, उसको हेल्थ से कहीं ना कहीं हेल्थ में समस्या हो जाती है, रोग आता है, जिसकी मतलब वजह से जो है वह पीड़ित रहता है। तो असल में देखा जाए तो सातवें का स्वामी होकर के खास करके इन दोनों लग्नों में गुरु का फल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो अब आते हैं दशा के रूप में। वैसे तो सबसे शुभ होने से सबसे शुभ दशा तो जानी ही है, लेकिन बृहस्पति में कोई भी परिणाम धीरे धीरे मिलता है, बहुत तेजी से नहीं मिलता है, धीरे धीरे जो है ग्रोथ होती है। बृहस्पति भी अमूमन अच्छा ही जाता है। वैसे स्वाद दशा में स्वांतर दशा मध्यम फलकारक होती है, लेकिन बट अगर बृहस्पति का उस समय गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर बृहस्पति की गोचर अच्छी जगह पर है तो उसकी अगर दशा चल रही है तो निश्चित है कि अच्छा परिणाम देगा। और मेरा अपना अनुभव है कि बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर दशा तो सबसे अच्छी जाती है। शनि अगर योगकारक है या बृहस्पति से जो है शुभ स्थानों पर बैठा है, शुभ भाव का स्वामी है, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है,
उन्नति होती है। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा भी अच्छी जाती है, धनदायक होती है। लेकिन उस केस में हमने थोड़ा सा पेट के रोग हमने देखा है कि यदि बृहस्पति या बुध जब द्वितीय और आठवें स्वामी होते हैं, बृहस्पति द्वितीय का या आठवें का स्वामी हो या फिर बुध द्वितीय या आठवें का जब स्वामी होता है, तो ऐसे केस में हमने देखा है कि पेट के रोग, खास करके इंटेस्टाइन से या अग्नाशय से संबंधित रोग जो है देता है बुध में, बृहस्पति में बुध की अंतर्दशा में। बृहस्पति की महादशा में केतु की अंतर्दशा अच्छी जाती है। अब स्टार्टिंग और अंत का अगर हम छोड़ दें पीरियड, तो केतु भी अच्छा जाता है। हाँ, ये भी बात है कि अगर केतु एकादश भाव में, पंचम भाव में या बैठ करके तो और भी कुछ बड़ा काम हो सकता है, या बहुत दिनों से रुका हुआ काम बृहस्पति की महादशा में, केतु की अंतर्दशा में हो जाता है। इसके बाद आता है बृहस्पति में शुक्र। अमूमन दोनों देव गुरु हैं, एक देव गुरु है, एक दैत्य गुरु है। तो लेकिन बट हमने यही देखा है कि धन के लिए, संपदा के लिए अच्छा जाता है। लेकिन बृहस्पति की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में दिक्कत एक ये होती है कि अगर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो हो, जो कि जिसकी ज्यादा एज है, तो उसको थोड़ा सा स्वास्थ्य में दिक्कत होती है या उसका परेशानियां उसकी बढ़ जाती है। बृहस्पति की दशा में सूर्य पंचतंत्री चक्र से, अगर सूर्य जो है बृहस्पति से, सूर्य चंद्रमा और मंगल, सूर्य चंद्रमा और मंगल बृहस्पति के मित्र हैं। और अगर ये बृहस्पति से 2, 3, 4 या 10, 11, 12 भाव में हो, यानी पंचधा मैत्री चक्र से सूर्य चंद्रमा और मंगल अगर अति मित्र हो, तो इनकी दशाएं अच्छी जाती हैं, अच्छा परिणाम होता है। फिर इसके बाद अंत में राहु की अंतर आती है। तो स्टार्टिंग में राहु का थोड़ा बहुत पीड़ा तो मिलती है, लेकिन राजनीतिक रूप से जो व्यक्ति हैं उनके लिए बृहस्पति में राहु की अंतरता विशेष अच्छी जाती है। तो इसी के साथ हम अपना जो है बात को जो है विराम करते हैं। अब आप सबसे हमारा यही उम्मीद रहेगा कि अपने जीवन में बृहस्पति के सद्गुणों को अपनाएं, सत और असत, सच्चाई और झूठ में भेद करें और उसी के अनुसार अपना व्यवहार करें, तभी जीवन की सार्थकता होगी। धन्यवाद। सर, हमको 2 चीज पूछना था आपसे। हाँ जी, जरूर। सर, बृहस्पति जब विपरीत राजयोग बनाता है तब कैसे फल देता है सर? हाँ, जब ये देखिए, जैसे ऋण से पॉजिटिव होता है, ऋण से जो मतलब पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार यदि बृहस्पति जो है अशुभ भाव का स्वामी, यानी छठे, आठवें, द्वादश का स्वामी हो करके छठे, आठवें या द्वादश में बैठा हो, तो संघर्ष तो जीवन में होता है, लेकिन इतनी जबरदस्त उन्नति होती है जिसको आदमी आंक नहीं पाता है। मतलब बड़ी उन्नति, बड़ा कुछ अच्छा होता है, कुछ विशेष अच्छा होता है। लेकिन विपरीत राजयोग में और सामान्य राजयोग में अंतर है। विपरीत राजयोगों में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है और सामान्य राजयोगों में आसानी से मिल जाता है, ये अंतर है। अच्छा जी जी जी। चलिए सर, आज का तो सेशन बहुत बढ़िया रहा। ऐसे चीज पता चला जो कि सही में आप बताए तभी लगा कि सही में ऐसे हो रहा है और ऐसे होता है। सर, आपको देखिए बहुत मेरा तो नमन है सर, बहुत आशीर्वाद आपको और सबको। बट हमारा एक चीज हम बताना, मतलब यही चाहते हैं, ज्योतिष अध्यात्म का विषय है और अध्यात्म को अगर छोड़ देंगे तो सिर्फ ज्योतिष से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें क्या कर्म हमें करना है, हम बहुत सी बातों को हम अपने मीठी बाणी बोल करके, अपना हम सत्कर्म करके, अपना हम अच्छाई की राह पे रह करके बहुत सी समस्याएं तो बिना उपाय के ठीक हो जाएंगी।
सही मीठी मधुर वचन एक ऐसा है, अपनी सोच, अपनी सात्विकता एक ऐसी विषय है कि बहुत से संकट तो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा सबसे जो है यही विनम्र निवेदन है कि जीवन में बृहस्पति के जो हंस का जैसे होता है कि सत असत में अंतर देख लेता है, जान जाता है, उसी प्रकार से अपना जीवन को बनाए और सच्चाई का मार्ग चुने और आगे बढ़े और जन्म जन्मांतर बदले। बहुत 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 बढ़िया वचन सर, बहुत बढ़िया सर। आज का तो सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी टीम की तरफ से सर, सुनील जॉन सर की तरफ से सर, आपको बहुत बहुत नमन। बहुत अच्छा सर आपने बताया, हम लोगों को सिखाया सर। आप गुरु हो, आपको प्रणाम। और मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा हमारा व्यूअर्स को कि देखिए, एक एक वीडियो बनाने में हम लोगों को काफी मेहनत करना पड़ता है। कभी इंटरनेट नहीं चलता है, कभी पावर कट रहता है, फिर उसको एडिट करते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स दीजिए। आप लोगों को क्या सुनना पसंद है दीजिए कमेंट्स में, और हम लोग उसको आपकी जैसे लेके आएंगे ताकि आपको और अच्छा लगे। सर आपको प्रणाम करते हुए सर आज के लिए विदा चाहते हैं सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी टीम की तरफ से। धन्यवाद सर। जरूर।